एक परमाणु मिसाइल जो इतनी नीची उड़ती है और रक्षा प्रणालियों को ऐसे चकमा देती है कि पता ही नहीं चलता। साथ ही कई दिनों तक मंडरा सकती है जब तक सही हमला का मौका न मिले। ये किसी कमांडर का सपना या विरोधियों के लिए बुरा सपना लगता है। खैर, रूस का दावा है कि उसने 9M730 बुरेवेस्निक मिसाइल के साथ ठीक यही हासिल किया है, जिसे नाटो में स्काईफॉल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और परमाणु वॉरहेड से लैस ये हथियार अपनी तरह का पहला है, जो सिद्धांत रूप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। व्लादिमीर पुतिन के अनुसार इसका दूसरा पहलू यह है कि परमाणु संचालित मिसाइलें इंजीनियर का सबसे बुरा सपना बन सकती हैं। अविश्वसनीय, बेकाबू मशीनें जिन्हें हवा के बहाव में मामूली बदलाव भी गिरा सकता है। स्काईफॉल, जिसे रूस में सार बॉम्बर की वापसी माना जाता है, शायद इन सब पर खरा उतरता है। क्यों और कैसे? समझना आसान है कि रूस या कोई भी बड़ी सैन्य शक्ति परमाणु संचालित मिसाइल क्यों चाहती है। पारंपरिक रॉकेट चालित मिसाइलों के विपरीत परमाणु संचालित मिसाइलों की सैद्धांतिक रूप से असीमित रेंज और उड़ान समय होता है। मिसाइल कुछ हद तक सीमित रहेगी क्योंकि गैर परमाणु हिस्सों की मजबूती भी जरूरी है, लेकिन इसकी मुख्य शक्ति ये है कि वार से पहले ये पूरी पृथ्वी का कई बार चक्कर लगा सकती है। इस तरह की क्षमता वाली मिसाइल को लक्ष्य के रक्षा क्षेत्र से बहुत दूर से दागा जा सकता है और उसके गिराए जाने की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसे सबसे उन्नत सेंसर प्रणालियां और एक एआई मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाए जो संचार को नियंत्रित करता है और मिसाइल को प्रभावी ढंग से संचालित करता है, तो यह दुश्मन की रक्षा प्रणाली का विश्लेषण कर सकता है, उनसे बच सकता है और यहां तक कि सही समय का इंतजार करते हुए मंडरा भी सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा रेंज वाली सक्रिय मिसाइल जिसे हम जानते हैं, रूसी सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमत है, जो स्काईफॉल के साथ पेश हुई थी और बेहद घातक है। इसकी रेंज 11,000 मील या 18,000 किलोमीटर है। सारमत की अमेरिकी समकक्ष LGM-30 मिनटमैन है, जिसका नवीनतम संस्करण मिनटमैन 3 लगभग 14,000 किलोमीटर या 8,700 मील की रेंज रखता है। इसका मतलब है सारमत मॉस्को से न्यूजीलैंड और मिनटमैन 3 न्यूयॉर्क से केप टाउन तक उड़ सकता है, और दोनों के पास 1,500 किलोमीटर के लिए ईंधन बचा रहेगा। इस गणना में मिसाइलों के आर्क और सब ऑर्बिटल उड़ान शामिल नहीं हैं, पर यही रेंज सबसे विकसित पारंपरिक ICBM में देखी जाती है। ब्यूरोवेस्निक सबसे आगे है। रूसियों ने यह परियोजना शीत युद्ध में शुरू की थी। उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही परमाणु संचालित विमान विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसमें लड़ाकू विमान और मिसाइलें दोनों शामिल थीं। इस विचार में संभावनाएं थीं, लेकिन पारंपरिक ICBM और परमाणु पनडुब्बियों के विकास के कारण इसे छोड़ दिया गया और किसी भी शक्ति ने परमाणु संचालित विमान नहीं अपनाया। अब 2001 पर आते हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर निकल जाता है और रूस सोवियत संघ के परमाणु संचालित मिसाइलों के विचार को फिर से अपनाने का फैसला करता है। आखिरकार ज्ञान और डिजाइन पहले से थे, उन्हें सिर्फ नक्शों को हकीकत में बदलना था। परमाणु संचालित मिसाइल का विचार सिर्फ सोवियत संघ के पुराने विचार को फिर से जीवित करने के अलावा कुछ नहीं है। यह सिद्धांत प्रोफेसर मार्क गैग्लियोटी ने रखा था, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में रूस के प्रमुख विश्लेषक हैं। उन्होंने इसे यूं बताया कि जैसे इसे बस अलमारियों से उतारकर उसमें नया निवेश कर दिया गया हो। व्लादिमीर पुतिन ने खुद खुलकर कहा था कि एस्निक मिसाइल का आकार ख-101 क्रूज मिसाइल के बराबर है, जिसकी डिजाइन 1990 के दशक से चल रही है और जो 2010 के दशक में सेवा में आई थी। ख-101 जेट ईंधन से चलता है, जबकि ब्यूरोवेस्निक में छोटा परमाणु पावर यूनिट होता है, जो उड़ान के अधिकतर हिस्से में ऊर्जा देता है। शुरुआत में उसे हवा में लाने के लिए छोटा रॉकेट बूस्टर भी जरूरी होता है। दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल और आमतौर पर किसी भी प्रकार का पहला परमाणु संचालित विमान आकार में ख-101 से लगभग 1.5 से 2 गुना बड़ा है। लॉन्च के समय इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर यानी 39 फीट 4 इंच होती है, लेकिन बूस्टर गिरा देने के बाद ये 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट रह जाती है। रूसी पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल की नाक का आकार एक दीर्घवृत्त जैसा है और इसका माप लगभग 1 गुणा 1.5 मीटर या 3.3 गुणा 4.9 फीट है। ब्यूरो ऑफ एस्निक का वजन आधिकारिक नहीं बताया गया,
लेकिन सैन्य पत्रकारों के अनुसार यह KH-101 से 10 गुना भारी हो सकता है, जिसका वजन 2400 किलोग्राम या 5300 पाउंड है। हम करीब 24 मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं। KH-101 को TU-160 और DU-95 रणनीतिक बमवर्षकों से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अधिक वजन के कारण ब्यूरो ऑफ एस्निक के साथ ये संभव नहीं है। 2018 में पुतिन ने क्रेमलिन में 2 घंटे के भाषण में नए रूसी हथियारों की पूरी श्रृंखला की घोषणा की, जिसके दौरान हर कुछ मिनट में दर्शकों की तालियों से उनका भाषण रुक जाता था। पूरे ऑडियो ने हमें थोड़ी हंसी तो दी ही, साथ ही इसने नए परमाणु संचालित मिसाइल का भी प्रदर्शन किया, जो और भी डरावना था। प्रदर्शन में दिखाया गया कि मिसाइल ढलान वाले प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रही है, जिससे लगता है कि इसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च नहीं किया जाएगा। रूसी पत्रकारों के मुताबिक मिसाइल पहले ठोस ईंधन बूस्टर से उड़ती है, फिर परमाणु संचालित रैमजेट इंजन पर चलने लगती है। स्ट्रैटफोर की रिपोर्ट के अनुसार ब्यूरो वैसनिक तरल ईंधन बूस्टर और टर्बोजेट इंजन उपयोग कर रहा है। इसमें फर्क क्या है? दोनों इंजनों में ईंधन मिलाने से पहले हवा संपीड़ित करनी होती है। टर्बोजेट्स में तेजी से घूमने वाले पंखे होते हैं, जो हवा को अंदर खींचकर उसे संपीड़ित करते हैं, जबकि रैमजेट्स में हवा के संपीड़न के लिए विमान की अपनी गति पर निर्भर किया जाता है। रैमजेट्स को चलाने के लिए बहुत तेज गति चाहिए। विमान को इन्हें कुशलता से चलाने के लिए मैच 3 से 6 की स्पीड पर उड़ना होता है। इसी कारण शुरू में माना गया कि ब्यूरो ऑफ एस्निक असल में जितना तेज है, उससे अधिक तेज मिसाइल है। असल में ये एक सबसोनिक मिसाइल है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस जेम्स हॉकिनहॉल ने बताया, यानी ये ध्वनि की गति से धीमी है। अगर ये रैमजेट इंजन का इस्तेमाल कर रही है, तो इंजन इतनी कम गति पर काम कर सकता है, लेकिन ये अपनी सर्वोत्तम क्षमता के आसपास भी नहीं होगा। ये सब कहने के बाद भी हमें वास्तव में इसकी गति के बारे में पता नहीं है, और हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसका पहली बार इस्तेमाल नहीं होता या रूस ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन फिलहाल हम इस मान्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यह सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक है। परमाणु रिएक्टर के उपयोग का तरीका रहस्य है, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन काउंसिल के विश्लेषक क्रिस स्पेडिंग के अनुसार इसके 2 विकल्प हैं, जिनमें एक ओपन लूप डिजाइन है। इस डिजाइन में हवा सीधे रिएक्टर से होकर गर्म होकर फैलती है और मिसाइल को आगे बढ़ाती है। ओपन लूप डिजाइन की समस्या यह है कि इससे रेडियोधर्मी कण एग्जॉस्ट से बाहर निकलते हैं और मिसाइल के नीचे आने वाली हर चीज और हर व्यक्ति विकिरण की चपेट में आ जाएगा। स्पष्ट रूप से कहें तो खुद हवा विकिरणित या खतरनाक नहीं होगी। हालांकि रिएक्टर के पदार्थ तीव्र गर्मी, दबाव और संचालन के कारण खराब हो जाएंगे, जिससे छोटे छोटे टुकड़े टूटकर एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएंगे। ये कण बहुत रेडियोधर्मी और खतरनाक होंगे। ओपन लूप डिजाइन क्लोज लूप की तुलना में बड़ा होगा। एरोडायनामिक्स में छोटा आकार बेहतर होता है और वजन भी ज्यादा होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आवश्यक एयरफ्लो टारगेट्स को पूरा करने के लिए, क्रिटिकल मास हासिल करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी और इससे मिसाइल का कुल वजन भी बढ़ जाएगा। क्लोज लूप डिजाइन में रिएक्टर एयरफ्लो से अलग रहेगा। हीट एक्सचेंजर रिएक्टर की गर्मी हवा में ट्रांसफर कर उसे गर्म करेगा, फैलाएगा और मिसाइल को आगे बढ़ाएगा। क्लोज लूप रिएक्टर हल्का होगा, लेकिन हीट एक्सचेंजर मिसाइल के डिजाइन में वजन और आकार बढ़ाएंगे और इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे लिक्विड मेटल कूलेंट्स भी होंगे। ये साफ नहीं है कि रूसी इंजीनियरों ने कौन सा विकल्प चुना, लेकिन हीट एक्सचेंजर जोड़ने की कठिनाई के कारण ओपन लूप डिजाइन तार्किक विकल्प लगता है, खासकर अगर रूस इस मिसाइल को जल्दी बनाना चाहता था। ब्यूरो ऑफ एस्निक और KH-101 के बीच एक और बड़ा अंतर, जिसे उसने स्पष्ट रूप से एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया था, वो है पंखों की स्थिति, जो रूसी पत्रकारों के अनुसार फ्यूजलाज के ऊपर स्थित हैं। KH-101 के पंख फ्यूजलाज के नीचे हैं। नई मिसाइल का वारहेड निश्चित रूप से परमाणु होगा, पर उसका भार और विस्फोटक क्षमता अज्ञात है। इसे प्रस्तुत करते समय पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल उड़ान की अधिक दूरी प्रदान करती है, जो व्यवहारिक रूप से असीमित है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली, कम नजर आने वाली क्रूज मिसाइल, जो परमाणु वारहेड से लैस है, जिसकी सीमा असीमित है और मार्ग अप्रत्याशित है, इंटरसेप्शन सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है और सभी मौजूदा व उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए अजेय है। उद्धरण समाप्त। यह विवरण कितना सटीक है और क्या परमाणु संचालित मिसाइलें उतनी ही अजेय हैं जितना रूस के प्रमुख हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक हमें इस खास डिजाइन के बारे में जो पता है
वो ये है कि इसकी शुरुआत निश्चित रूप से गलत तरीके से हुई थी। असफल परीक्षण। ब्यूरो ऑफ एस्निक को सारोव स्थित ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ने विकसित किया था और इसका निर्माण येकातेरिनबर्ग की एमपीओ नोवेटर कंपनी में हुआ था, जो लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है। हालांकि रूस को उम्मीद थी कि ब्यूरो ऑफ एस्निक को 2027 तक सक्रिय सेवा में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन शुरुआत में यह समय सीमा असंभव लग रही थी, क्योंकि रूस ने कई असफल परीक्षण किए थे जिन्हें उसने स्वाभाविक रूप से छुपाने की कोशिश की थी। फिर भी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जो एक ऐसा समूह है जो पूरी दुनिया में परमाणु गतिविधियों की निगरानी करता है, का दावा है कि रूस ने 2016 और 2024 के बीच इस मिसाइल का कम से कम 13 बार परीक्षण किया। इन 13 परीक्षणों में से केवल 2 आंशिक रूप से सफल रहे, जबकि बाकी सभी पूरी तरह से असफल रहे और कोई भी परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इन परीक्षणों में से एक तो विनाशकारी रूप से असफल रहा। 8 अगस्त 2019 को नई मिसाइल का इंजन फटने से 5 रूसी परमाणु इंजीनियरों की मौत और 3 घायल हो गए। इसके बाद परीक्षण स्थल के सबसे नजदीकी शहर स्वेरोदविंस्क में 40 मिनट तक रेडिएशन स्तर बढ़ गया। शुरुआत में रूसी सरकार ने घटना के विवरण छुपाए, विस्फोट को लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन की विफलता बताया और मौतों की संख्या भी गलत बताई, कहते हुए कि सिर्फ 2 इंजीनियर मरे। पश्चिमी अधिकारी हैरान थे, क्योंकि वे समझते रहे कि वैज्ञानिक व्हाइट सी के समुद्र तल से परमाणु मिसाइल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना था कि रूस के पास परमाणु संचालित मिसाइल को विकसित करने और बड़ी मात्रा में बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक या तकनीकी समर्थन नहीं है, इसलिए उन्हें यह परमाणु संचालित हथियार के परीक्षण से ज्यादा किसी और संभावना जैसा लगा। लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। सारोव न्यूक्लियर सेंटर प्रमुख ने बताया कि इंजीनियरों की मौत रेडियो आइसोटोप प्रणोदक के परीक्षण में हुई थी, जिसे नवंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने भी पुष्टि की। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इंजीनियरों ने इंजन की सफल टेस्टिंग के बाद वहां आग लग गई और विस्फोट हो गया। यह वैस्निक का सबसे विनाशकारी परीक्षण है, पर यह अकेला मामला नहीं है। 2017 में इस मिसाइल का परीक्षण पांकोवो परीक्षण स्थल पर हुआ था, जो आर्कटिक महासागर में नोवाया ज़िम्ल्या द्वीप समूह के तट पर अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए आदर्श है। मिसाइल 2 मिनट तक उड़कर 35 किलोमीटर दूर बारेंट्स सागर में जा गिरी। रूस को आखिरकार एक सफल परीक्षण पूरा करने में 2025 के अंत तक विशेष रूप से अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोन ने बताया कि ब्यूरो वेस्निक को लॉन्च किया गया, जो 15 घंटे तक बिना किसी परेशानी के लगभग 14,000 किलोमीटर या करीब 8,700 मील की दूरी तय की। उन्होंने ये भी बताया कि ये दूरी मिसाइल की सीमा नहीं है, ये सिर्फ परीक्षण की सीमा थी। ये मिसाइल जमीन से 50 मीटर या करीब 160 फुट की कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये प्रभावी ढंग से मैन्यूवर कर सकती है। परीक्षण में ब्यूरो वेस्निक ने मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने की क्षमता दिखाई। इसके साथ ही रूस ने डिजाइन को लगभग पूरी तरह से परिपूर्ण कर लिया है, जैसा कि पुतिन ने कहा था कि इसे किसी भी हालात में पूरा कर लिया जाएगा। ये बात उन्होंने 2019 में ही कही थी। रिकॉर्डिंग के समय तक नई मिसाइल को सेवा में शामिल नहीं किया गया है और रूस के शस्त्रागार में ब्यूरो वेस्निक के प्रसार को लेकर अभी भी काफी अस्पष्टता है, क्योंकि रूस का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से देश ने सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया है। अगर पूर्वी महाशक्ति इस परमाणु संचालित असीमित रेंज मिसाइल का बड़े स्तर पर उत्पादन भी कर ले, तब भी इस डिजाइन में कुछ खामियां हैं। ब्यूरो वेस्निक और परमाणु संचालित विमानों की समस्या। टर्बोजेट इंजनों के विपरीत, जो हवा को संपीड़ित करते हैं, उसमें ईंधन मिलाते हैं और उसे जलाकर थ्रस्ट पैदा करते हैं। परमाणु संचालित विमान, जिसमें मिसाइलें भी शामिल हैं, जेट इंजन की जगह एक परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु रिएक्टर आने वाली हवा को बेहद गर्म कर देता है और यह बिना ईंधन जलाए थ्रस्ट पैदा करता है, और मूल रूप से यही तरीका है जिससे एक परमाणु संचालित विमान काम करता है। इसकी वजह यह है कि यह अनिश्चित काल तक उड़ सकता है, कम से कम सिद्धांत रूप में, क्योंकि इसमें ईंधन खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। परमाणु रिएक्टरों की सीमाएं होती हैं जो वर्षों में मापी जाती हैं। छोटे रिएक्टर जैसे ब्यूरो वेस्निक में इस्तेमाल रिएक्टर बड़े पावर प्लांट या एयरक्राफ्ट कैरियर के रिएक्टरों से ज्यादा सीमित होते हैं। हालांकि एक विमान में परमाणु रिएक्टर लगाने के विचार के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। कालानुक्रमिक रूप से सबसे पहली समस्या यह थी कि परमाणु रिएक्टरों को इतना छोटा बनाया जाए कि वे जेट या मिसाइल जैसी छोटी चीजों में फिट हो सकें। आपको आयरन मैन की वो सीन याद होगी जब ओबडाया स्टैन स्टार्क इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों से टोनी स्टार्क की रिएक्टर तकनीक जैसी तकनीक बनवाने की कोशिश करता है,
और कहता है कि तकनीक पहले से है, बस छोटा चाहिए। टोनी स्टार्क ने इसे एक गुफा में बना लिया था। असल जिंदगी के परमाणु रिएक्टरों के साथ भी यही समस्या है। जब बात आती है उन्हें विमान को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल करने की, आपको पिकअप ट्रक जैसी चीज को इतना छोटा करना है कि वो क्रूज मिसाइल में आ जाए। परमाणु रिएक्टर भारी होते हैं और इन्हें ऐसे विमान में नहीं रखना चाहेंगे जिसे तेज उड़ान और फुर्तीले करतब करने हैं। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब आप किसी चलते हुए वाहन में, जिसमें इंसान भी हों, परमाणु रिएक्टर फिट करना चाहते हैं। आपको शील्डिंग देनी पड़ती है और रेडियोधर्मी शील्डिंग आमतौर पर बहुत भारी होती है क्योंकि ये स्टील की प्लेटों और जटिल धातुओं से बनी होती है। यूएसएसआर और यूएस के बीच ये दौड़ लगी थी कि कौन पहले परमाणु विमान विकसित कर सकता है, और यूएसएसआर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने हर एक बॉम्बर से जुड़े डिजाइन ब्यूरो को आदेश दिया कि वे सारे प्रोजेक्ट छोड़कर सिर्फ परमाणु विमान प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। लेकिन फिर भी दोनों देशों ने इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया। यूएसएसआर ने, या यूं कहें कि हवा में उतारा, टुपोलेव Tu-95 एक्सपेरिमेंटल परमाणु विमान, जिसने 1961 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। Tu-95, जो सामान्यतः एक बॉम्बर विमान है, उसमें बम रखने वाली जगह में एक परमाणु रिएक्टर लगाया गया था। विमान में रिएक्टर फिट करने के लिए कई बदलाव करने पड़े और उसके भारी वजन के कारण एरोडायनामिक प्रदर्शन खराब था, जिससे और बदलाव जरूरी हुए। 1969 तक 40 से ज्यादा रिसर्च उड़ानें रिएक्टर और शील्डिंग के संयुक्त वजन से विमान पर पड़ने वाले दबाव व शील्डिंग की प्रभावशीलता जांचने के लिए की गईं। इसी दौरान दुनिया के दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका भी कई कार्यक्रम चला रहा था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को सबसे बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित कर चुके देश ने परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं को पहचाना और 1946 में ही इससे जुड़ी नई तकनीकों का विकास शुरू कर दिया था। बोर्ड पर दो मुख्य लक्ष्य लिखे थे: परमाणु संचालित विमान और परमाणु संचालित मिसाइल बनाना। दूसरा लक्ष्य थोड़ा विडंबनापूर्ण था क्योंकि प्रतिद्वंदी ने वो करीब 70 साल बाद हासिल किया। 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक तक इस लक्ष्य के लिए 4 रिएक्टर परियोजनाएं सक्रिय थीं। संशोधित B-36 पीसमेकर बॉम्बर में परमाणु रिएक्टर के साथ कई परीक्षण उड़ानें हुईं ताकि इस वजन पर विमान की प्रतिक्रिया और शील्डिंग की प्रभावशीलता जांची जा सके। सोवियत परीक्षणों की तरह अमेरिका ने भी ऐसी परियोजनाएं पूरी तरह छोड़ दी। हालांकि एक रणनीतिक बॉम्बर का हफ्ते भर हवा में रहना आकर्षक था, लेकिन दोनों महाशक्तियां साथ ही दूसरी तकनीक भी विकसित कर रही थीं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें उस समय परमाणु संचालित विमानों से कहीं अधिक वास्तविकता के करीब थीं। वजन की समस्या के साथ ही सोवियत और अमेरिकी दोनों को परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाली तीव्र गर्मी की भी समस्या थी, जिसका वीडियो की शुरुआत में जिक्र हुआ था। हालांकि उचित शील्डिंग से विमान को विमान के भीतर मौजूद बहुत गर्म वस्तु से सुरक्षित किया जा सकता है, पर चीजें गलत हो सकती हैं और अधिकतर पायलट अपने विमान में इतनी गर्मी उत्सर्जित करने वाले परमाणु रिएक्टर के साथ असुरक्षित महसूस करेंगे। एयरक्राफ्ट रिएक्टर प्रयोग विमान योग्य रिएक्टर विकसित करने वाली 4 परियोजनाओं में से एक था, जिसने दुनिया का पहला सर्कुलेटिंग पिघला हुआ नमक ईंधन रिएक्टर बनाया। सिद्धांत रूप में इस रिएक्टर की ऑपरेशनल लाइफ 1000 घंटे होने की उम्मीद थी, जिसमें से जितना संभव हो सके उतना समय इसकी अधिकतम 3 मेगावाट की शक्ति पर काम करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतम तापमान 860 डिग्री सेल्सियस या 1580 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। प्रैट विटनी एयरक्राफ्ट रिएक्टर एक अन्य एयरक्राफ्ट योग्य रिएक्टर परियोजना ने लगभग 675 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का स्थिर तापमान बनाए रखा। बुरे अवेशनिक के एयर आउटलेट पर तापमान 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस या 2552 से 2912 फ़ारेनहाइट के बीच मापा गया। रिएक्टर फ्यूल के बाहरी केंद्र पर तापमान, जो कुछ सेंटीमीटर दूर है, इससे काफी ज्यादा होगा। अधिकांश पारंपरिक रिएक्टर सामग्री रूसी मिसाइल में उपयोग नहीं हो सकती क्योंकि वे पिघल जाएंगी। ब्यूरोवेस्निक मिसाइल में इसका समाधान कैसे किया गया, यह अज्ञात है, लेकिन 2 संभावित समाधान हैं। संभव है कि मिसाइल एक बंद सिरेमिक संरचना का उपयोग करती है, जो एक क्लोज्ड लूप समाधान है। सिरेमिक अपनी संरचना के कारण पिघलने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ये वो चीज है जिसे हमने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स पर YJ-17 वीडियो में विस्तार से कवर किया था। इस सिद्धांत की समस्या ये है कि एक बंद संरचना और अधिक वजन जोड़ देगी और सिरेमिक नाजुक हो सकते हैं, जिससे वे उड़ान के दौरान टूटने वाली एक और चीज बन सकते हैं। दूसरा समाधान, जिसे रूसी पत्रकारों ने सिद्धांत रूप में बताया लेकिन पुष्टि नहीं की,
वो है छिद्रों का उपयोग, जिससे हवा प्रवाहित होकर उड़ान के दौरान रिएक्टर खुद ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसकी समस्या है कि खुला रिएक्टर पीछे अत्यधिक विकिरणकारी कण छोड़ता है। हालांकि इसमें दिक्कत है, क्योंकि गति, हवा की रफ्तार और दिशा रिएक्टर के ठंडा होने को प्रभावित करती हैं। अगर पीछे से तेज हवा आती है तो हवा की गति कम होती है, जिससे ठंडा होना घटता है और तापमान बढ़ता है। यह समस्या सुरक्षा प्रणालियों से ठीक हो सकती है, जो हवा के आउटलेट का तापमान बढ़ाकर मिसाइल को क्रूजिंग गति तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन हवा ही समस्या नहीं है। चूंकि मिसाइल को कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए धूल और मलबा, पत्ते, बर्फ और बारिश सभी एक समस्या पैदा करते हैं। अगर इन सब समस्याओं से किसी तरह बच भी लिया जाए या उन्हें हल कर भी लिया जाए, तो भी बाहर के तापमान, दबाव और नमी में होने वाले बदलाव रिएक्टर की प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे, और यही वजह है कि इस मिसाइल का व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि परमाणु संचालित मिसाइलों की बनावट और उनका तयशुदा उपयोग उन्हें रिएक्टर की गतिविधि के उतार चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील बनाते हैं, जिससे वे आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। वे इतनी संवेदनशील होती हैं, हालांकि उन्होंने जो भी तरीका अपनाया हो, ऐसा माना जाता है कि रूसी इंजीनियरों ने हीटिंग और कूलिंग की समस्या का समाधान कर लिया था। लेकिन समाधान ढूंढना इतना कठिन होना हमें तीसरे और शायद सबसे अहम कारण की ओर ले जाता है कि परमाणु रिएक्टरों का विमानों में इस्तेमाल इतना मुश्किल क्यों है। ये चीजें बहुत जटिल हैं। इन्हें छोटा करना इन्हें और जटिल बना देता है और डिजाइन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण वह घटना है जिसने विमान रिएक्टर प्रयोग खत्म कर दिया। टेस्ट फ्लाइट के दौरान जब रिएक्टर को हाई पावर पर ले जाया जा रहा था, तो मुख्य फ्यूल पंप से फिशन गैसें और वाष्प लीक होने लगीं, जो कि न्यूक्लियर फिशन का परिणाम थीं। इसलिए रिएक्टर को बंद करना पड़ा। कुछ इलेक्ट्रिकल पैनलों की खराब सील से गैस बाहर निकली, जिससे सुरक्षा विकिरण डिटेक्टरों ने रिएक्टर बंद कर दिया। ये परीक्षण में एकमात्र घटना थी, लेकिन यह दिखाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर विमान में होने पर चीजें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। ये अकेला कारण नहीं है कि अमेरिकियों ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट का विचार छोड़ दिया। ये कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष दौड़ और इस विश्वास की वजह से ही चल रहा था कि ऐसा हथियार उपयोगी होगा। लेकिन जल्द ही पता चला कि ये आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है और आईसीबीएम्स बेहतर दीर्घकालिक समाधान हैं। आज बेसिक के क्रिस स्पेडिंग ने ब्यूरो वेस्निक का विश्लेषण कर बताया कि हवा में मिसाइल कितनी असुरक्षित होगी। यह सिर्फ ब्यूरो वेस्निक नहीं, सभी परमाणु संचालित विमान डिजाइनों पर लागू होता है। बारिश, पक्षी और यहां तक कि कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान तेज हवा के झोंके भी क्रूज मिसाइल में आने वाली हवा को बदल देंगे और इससे रिएक्टर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी। अगर उड़ान में रिएक्टर फेल हो जाए तो मिसाइल समुद्र या जमीन पर गिरेगी, जिसकी सफाई बेहद खतरनाक, जटिल और महंगी होगी, क्योंकि सफाई न होने पर प्रदूषण बड़े स्तर पर फैलेगा। न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों और विमानों का जोखिम बहुत अधिक है, इसलिए ये व्यावहारिक समाधान नहीं है। फिर भी रूस ने ब्यूरोवेस्निक बनाया। साधारण ज्योमेट्री भी एक और कारण है जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों को बनाना मुश्किल होता है। रिएक्टर फ्यूल जैसे यूरेनियम ऑक्साइड ब्लॉक या पिन स्टार फ्यूल असेंबलीज को रिएक्टर में सटीक तरीके से सेट करना जरूरी है, ताकि उसका बेहतर कामकाज हो सके। कम ऊंचाई पर उड़ती मिसाइल इलाके और दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के चारों ओर घूमती है, तब जड़त्वीय बल काम करते हैं। फ्यूल को इन जड़त्वीय बलों के साथ सामान्य अशांति झेलते हुए न्यूट्रॉन फ्लक्स को प्रभावित किए बिना काम करना चाहिए, जो मुक्त न्यूट्रॉनों की तय दूरी है। न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक बताए बिना बस इतना कहेंगे कि स्थिर रिएक्टर के लिए न्यूट्रॉन फ्लक्स जरूरी है और इसे अस्थिर नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूल की ज्योमेट्री बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बदलती है तो रिएक्टिविटी अचानक बढ़ सकती है और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर फ्यूल दूर चला जाए तो रिएक्टिविटी घटती है, थ्रस्ट कम होता है और मिसाइल क्रैश हो सकती है। फ्यूल को ऐसे सेटअप करना चाहिए कि जड़त्वीय बल और टर्बुलेंस कम हो, या डिजाइन में ऐसा हल ढूंढना चाहिए जिससे रिएक्टर पर असर न पड़े। रूसी डिजाइन ने इसे कैसे संभाला, यह अज्ञात है। एक अंतिम समस्या जो खास तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों से जुड़ी है, सभी एयरक्राफ्ट से नहीं, वो है नियंत्रण और स्टेल्थ फैक्टर। क्योंकि आप आमतौर पर चाहते हैं कि आपकी मिसाइल अपने लक्ष्य तक गुप्त रूप से पहुंचे, बिना दुश्मन की डिफेंस सिस्टम के उसे गिराए, तो आप मिसाइल ऑपरेटर को आदेश देने और प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकते। स्टेल्थ जरूरी है क्योंकि कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ने वाली ब्यूरो एस्निक डिटेक्ट होने पर इंटरसेप्टर्स के लिए आसान टारगेट बनती है।
लॉन्च के बाद न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल अपने दम पर काम करती है। उसे न केवल स्वायत्त रूप से नेविगेट करना होता है, बल्कि उसे रिएक्टर को भी स्वायत्त रूप से नियंत्रित करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आमतौर पर रिएक्टर की निगरानी और नियंत्रण एक समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें बहुत अनुभवी विशेषज्ञ शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं। मिसाइल पर मौजूद रिएक्टर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को भी तीव्र विकिरण के प्रति प्रतिरक्षित होना जरूरी है। इस समस्या का जो समाधान ब्यूरो ऑफ एस्निक में इस्तेमाल किया गया है, वह भी बाकी समस्याओं की तरह अज्ञात है, जो अब ऐसा लगने लगा है जैसे यह एक कोड वर्ड है कि हमने अभी तक इसका हल नहीं निकाला है, लेकिन हम अपने प्रतिद्वंदियों को यह दिखाना चाहते हैं कि हमने कर लिया है। जब आप अब तक कही गई सारी बातों को जोड़ते हैं, तो उड़ते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर की अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता उसके आसपास के सबसे छोटे बदलावों पर भी सामने आती है। उड़ते हुए मलबे से पैदा होने वाला खतरा, गर्मी और ठंडक की समस्याएं, रेडियोधर्मी कणों का फैलाव, ऐसे जटिल सिस्टम्स का सामान्य रूप से खराब हो जाना, ऐसे हथियार की आर्थिक रूप से व्यवहार्यता की कमी, ऑनबोर्ड कंट्रोल सिस्टम्स की स्वायत्तता और टिकाऊपन, और अंत में ऐसे मिसाइल के दुर्घटनाग्रस्त होने से होने वाली संभावित तबाही। गहरी सांस लें। सवाल है, रूस ने इसे बनाया ही क्यों? एयर डिफेंस गेम चेंजर। इस हथियार के विकास के पीछे एक वजह यह हो सकती है कि रूस अपने विरोधियों को दिखाना चाहता है कि उसकी रणनीति चौंकाने और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मात देने की है। हालांकि यह पूरा जवाब नहीं है। एक सिद्धांत है कि रूस ने पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल डिजाइन पर सिर्फ इसलिए ध्यान दिया ताकि वह दिखा सके कि उसके पास इसे करने की तकनीकी क्षमता है। हालांकि कम से कम कहें तो यह कहना मूर्खता होगी। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे प्रतिद्वंदियों तक पहुंचाना और विश्वसनीय विनाशकारी शक्ति विकसित करना। इसका आखिरी हिस्सा रूस के बहुत से विरोधियों को ब्यूरो ऑफ एस्निक के मामले में नहीं डराएगा, क्योंकि ये मिसाइल 1 दर्जन से भी ज्यादा बार फेल हुई है, इंजीनियरों की जान भी गई और सिर्फ एक बार ही टेस्ट में सफल रही। हालांकि एक सफल परीक्षण व्यावहारिक सफलता की गारंटी नहीं देता, क्योंकि परमाणु संचालित मिसाइल में कई चीजें गलत हो सकती हैं, जैसा पिछले अध्याय में बताया गया था। हाँ, मिसाइल कई दिन मंडरा सकती है और सुरक्षित रास्ता खोजकर लक्ष्यों तक पहुंच सकती है। हमला विनाशकारी होगा। लेकिन अगर मिसाइल के उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कितनी जटिल और कमजोर है, तो आप उस प्रकार के हथियार को भरोसेमंद नहीं कह सकते। परमाणु चालित मिसाइल का प्रभावी संचालन लगभग नामुमकिन है, चाहे सिस्टम कितना भी परफेक्ट हो। और सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक जरूरत से ज्यादा जटिल लेकिन व्यवहारिक रूप से ज्यादा उपयोगी न होने वाली मिसाइल विकसित करना संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी है। ब्यूरो ऑफ एस्निक को उसकी रडार से बच निकलने की क्षमता के कारण केवल पहले हमले के हथियार के रूप में ही उपयोग किया जा सकता था। शुरुआती हमले के बाद इसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि तब तक जानकारी सामने आ जाती है और फिर ICBMs अधिक उपयोगी होते हैं। तो फिर इतने सारे संसाधन एक ऐसे अत्यंत संवेदनशील हथियार में क्यों लगाए जाएं, जिसका व्यावहारिक उपयोग सीमित है और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो वास्तव में अच्छी तरह काम करेगा? रूसी नेतृत्व ने इस सवाल का कुछ हद तक जवाब दिया। परमाणु क्षमताओं के विकास को आमतौर पर इस आवश्यकता के रूप में उचित ठहराया जाता है कि अमेरिका के साथ बराबरी बनाए रखनी है। जैसे गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम की घोषणा की क्रेमलिन ने निंदा की थी, वही तर्क यह भी लागू होता है। ब्यूरो ऑफ एसानिक के पहले सफल परीक्षण से कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने गोल्डन डोम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे रणनीतिक आक्रामक हथियारों के क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के प्रयासों को निष्फल कर सकता है और रूस फिर से उद्धृत करते हुए इस मामले में उचित प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने सीधे नहीं कहा कि गोल्डन डोम की वजह से बुरोवेस्निक बना, लेकिन ब्यूरो की मिसाइल रक्षा चकमा देने की क्षमता पर गर्व जताया। यह सिलसिला 2018 तक जाता है, जब ब्यूरो ऑफ एस्निक परीक्षण के संदिग्ध चरण में था। पुतिन ने राष्ट्रपति संबोधन में कहा कि ब्यूरो ऑफ एस्निक और अन्य हथियार मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए बने थे और ये अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर निकलने की प्रतिक्रिया थे। किसी को हैरानी नहीं, पुतिन अपनी ही बात से पलट रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने उस संधि से बाहर निकलने का फैसला किया था, उन्होंने कहा कि यह फैसला रूस की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि रूस के पास पहले से ऐसी मिसाइलें हैं जो मिसाइल रोधी रक्षा को चकमा दे सकती हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ब्यूरो ऑफ एस्निक का मकसद ये दिखाना नहीं है कि रूस ये हथियार यूक्रेन पर इस्तेमाल करना चाहता है। ये अमेरिकी नेतृत्व की परीक्षा है, जिसका मकसद नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियां अपनाने से रोकना है जो रूसी हितों को नुकसान पहुंचाएं,
जैसे अमेरिकी हथियारों का स्थानांतरण और यूक्रेन में शांति वार्ता संबंधी नीतियां, और संयुक्त राज्य अमेरिका को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह निरीक्षणों के बिना न्यू स्टार्ट संख्यात्मक सीमाओं का पालन करने के लिए 1 साल के अनौपचारिक समझौते पर सहमत हो जाएं। न्यू स्टार्ट, अगर आप नहीं जानते तो यह एक परमाणु हथियारों में कटौती करने की संधि है जो दोनों देशों के बीच 2010 में हस्ताक्षरित हुई थी। रूस चाहता है कि अमेरिका ये माने कि रूस अपनी परमाणु क्षमता का आधुनिकीकरण और विस्तार कर सकता है, और ब्यूरो ऑफ एस्निक दोनों देशों के बीच वॉरहेड प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। ये सक्रिय सेवा से कितना दूर है कोई नहीं जानता। रूस को उम्मीद है कि यह 2027 में सेवा में आएगा, लेकिन रूसी अधिकारियों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करना गलत होगा। पुतिन ने सशस्त्र बलों से कहा कि वे ब्यूरो ऑफ एस्निक के परिचालन चरण में आगे बढ़ें और तय करें कि ये नई प्रणाली किस हथियार श्रेणी में है, उपयोग के तरीके पहचानें और सशस्त्र सेनाओं में तैनाती हेतु बुनियादी ढांचे की तैयारी करें। पुतिन ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है और हथियार को युद्ध ड्यूटी पर तैनात करने के लिए अभी काफी काम बाकी है। संभव है कि जल्द ही और परीक्षण होंगे और विकिपीडिया सेवा इतिहास में विकासाधीन की जगह सक्रिय सेवा आ जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक और दिखावटी डिजाइन जो शीत युद्ध युग की सोच से प्रभावित है से एक ऐसे हथियार में बदल जाएगा जिसका मैदान में व्यावहारिक उपयोग हो सके? खैर, हम निश्चित रूप से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा न हो। देखने के लिए धन्यवाद।